साथियों, हमने बात करी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की। हमने राम से संबंधों को निभाना सीखा और यहाँ तक हमारी नई जनरेशन ने सीखा कि राम से कैसे आगे बढ़ा जाए, राम से सीख के कैसे उनसे ट्रेनिंग ली जाए। हमने बहुत कुछ सीखा। हम राम के पौराणिक महत्व को जानते हैं, हम राम के सांस्कृतिक महत्व को जानते हैं, लेकिन एक बात बार बार जहन में आती है और वो ये है कि राम का ऐतिहासिक महत्व क्या है और क्या राम ऐतिहासिक है। तो आइए चलते हैं और जुड़ते हैं विषय विशेषज्ञ के साथ। हमारे साथ है डॉक्टर विकास नौटियाल, जो इतिहास के प्रोफेसर हैं। हम इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और डॉक्टर विकास, हम बात करते हैं जो हमारे भारतीय विद्वान कहते हैं, जो हमारा एकेडमिशन ग्रुप कहता है कि राम ऐतिहासिक है या नहीं। क्या राम ऐतिहासिक है और राम का क्या ऐतिहासिक महत्व है? तो आइए इस पे बात करें। जी, आपने सबसे पहले बहुत ही एक रेलेवेंट प्रश्न उठाया है कि क्या राम ऐतिहासिक हैं। देखिए, बड़ी अलग सी बात है कि आज भी ये सवाल है कि क्या राम ऐतिहासिक हैं, और 80 के दशक में भी ये सवाल था कि क्या राम ऐतिहासिक हैं। उस वक्त जब राम की ऐतिहासिकता को लेकर प्रश्न उठाए गए तो बहुत से हिस्टोरियंस ने इस बात को नकार दिया कि राम ऐतिहासिक हैं। कई बार ये बात आती थी, मार्क्सिस्ट ग्रुप इस पे बार बार चैलेंज करता था कि राम ऐतिहासिक नहीं है। तो उस समय लेफ्टिस्ट ग्रुप जो था, या जो वामपंथी ग्रुप है, उनका एक इतिहास लिखने का अपना नजरिया था, और उस नजरिए के अंतर्गत उन्होंने जिस तरह से अपनी बातें रखी, उन्होंने इस बात को रखा कि राम कृष्ण की ऐतिहासिकता को लेकर उन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाए। अब प्रश्न चिन्ह खड़ा करना भी अपने आप में एक ऐसी बात है कि वो ऐतिहासिक नहीं है। आज भी हम ये प्रश्न उठा रहे हैं। अब आज सवाल सबसे पहले ये आता है कि हम पहले ये समझे कि इतिहास होता क्या है, ऐतिहासिक पुरुष होता क्या है। तो यहां पर मैं सबसे पहले बात ये करना चाहूंगा कि जब हम आज इतिहास की एक विषय के रूप में, एक डिसिप्लिन के रूप में बात करते हैं, तो अभी तक हमने जितना अध्ययन किया है इस इतिहास में, वो लगभग 10,000 साल का है। या यूं मान लें कि अगर आप पाषाण काल से भी देख लें तो हमने अभी तक जो इतिहास के माध्यम से अध्ययन किया है, वो अभी तक 10% इतिहास भी नहीं है पूरे। बिल्कुल। तो मुझे अपने को इतिहास का, मैं हमेशा विद्यार्थी ही कहता हूं, क्योंकि अभी हमें बहुत कुछ जानना बाकी है। आप स्वयं देखिए कि 30 साल पहले में और आज में हमने इतिहास लिखने का स्वरूप कितना बदला है। आपने ऐतिहासिकता का प्रश्न उठाया, मार्क्सवादियों ने पहले उस पर प्रश्न चिन्ह पहले ही लगा दिया था। अभी एक नीलेश ओक करके स्कॉलर हैं, नीलेश ओक, वो पीएन ओक के बेटे हैं। उन्होंने साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन की है और एक हिस्टोरिकल राम करके एक टेक्स्ट निकाला है। हिस्टोरिकल राम की ऐतिहासिकता। राम ऐतिहासिक पुरुष हैं। अब दो पक्ष हमारे सामने आ रहे हैं। एक कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह लगाया है। वैसे इतिहास में प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं, लेकिन उनको फिर हम उनका इंटरप्रिटेशन करते हैं, टेक्निकल इंटरप्रिटेशन करते हैं। अब आजकल हुआ क्या है, पिछले 20 सालों में एक बात यह है कि हम इतिहास की व्याख्या अलग अलग टूल्स के बेसिस पर करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हम जब आर्कियोलॉजी को लेते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है प्रमाणित करने के लिए, आज से 100 साल पहले जो बातें हमको नहीं पता थी, वो आज पता है। बिल्कुल। चाहे आप द्वारिका का संदर्भ देख लीजिए, चाहे सिंधु घाटी का देख लीजिए, इंडस वैली, सरस्वती वैली, कोई भी देख लीजिए, कार्बन डेटिंग सही, सभी बातें हैं। अभी एक जो इंडोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, भारतीय ज्ञान प्रणाली, उस भारतीय ज्ञान को समझने के लिए, खास करके जो राम आपने बात की, तो ये नीलेश ओक साहब ने क्या किया है कि इन्होंने एस्ट्रोनॉमी का इस्तेमाल किया। अच्छा। और उसको टर्म जो दिया है वो आर्कियोलॉजी को एस्ट्रोनॉमी से जोड़ते हुए एस्ट्रो आर्कियोलॉजी वर्ड यूज किया है। एस्ट्रो आर्कियोलॉजी। ओके। और उसके बेसिस पर उन्होंने उस पीरियड के नक्षत्रों का अध्ययन किया। नक्षत्र विज्ञान हमारे यहाँ बहुत पुराना है। बिल्कुल। अब रामायण में जब जो रामायण की बात आती है, उस वक्त नक्षत्र विज्ञान और नक्षत्रों की स्थिति क्या थी, अयोध्या को कैसे जोड़ा, और उस वक्त के और स्टार्स किस तरह के थे, जो कि स्थितियां उस वक्त की हैं, उसके बेसिस पर उन्होंने उसको निकालना शुरू किया।
और तब उन्होंने निकाला है कि वो हिस्टोरिकल राम है। वो हिस्टोरिकल राम है। अब ये पिछले 3 दशकों का डेवलपमेंट है। मतलब तो कहने का मतलब है कि साइंस भी राम को प्रमाणित कर चुका है। साइंस राम को प्रमाणित इस सेंस में करता है। और एक बात और है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि इतिहास, लोग समझते हैं कि इतिहास जो हो गया वही इतिहास है। दरअसल ऐसा नहीं है। इतिहास को पढ़ने समझने के लिए हम लगातार अपने सोर्सेस को, अपनी टेक्निक्स को बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते हैं, और उससे इतिहास और अपडेट होता जाता है। तो हम किसी भी घटना को और ज्यादा परिपुष्ट मतलब कर पाते हैं। स्टैटिक नहीं है, उसमें अपडेशन होता है। हाँ। नहीं, फॉर एग्जाम्पल कोई जैसे राम का व्यक्तित्व है, राम है, लेकिन राम के बारे में और चीजें क्या क्या हैं। बिल्कुल। अब क्योंकि आप, बहुत सी रामायण हमारे यहाँ लिखी गई हैं, कई बार उनमें कथाओं का और स्टोरीज का फर्क आ जाता है। तो वो एक अलग पहलू है, उसको हम बाद में ले सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ हिस्टोरिकल राम की जब बात आती है तो उन्होंने इस रूप में प्रमाणित किया। अब हम जो ट्रेडिशनली इतिहास में राम को समझने की बात करते हैं, फ्रॉम एंशिएंट इंडिया, प्राचीन काल से लेकर के आज तक हम और हमारा जीवन राम से प्रभावित है। वो बिल्कुल है। तो जब राम से प्रभावित है तो राम तो है, बिल्कुल। जिस चीज से हम प्रभावित हो रहे हैं तो वो तो एग्जिस्ट कर ही रही है। इवन वो एक हिस्टोरिकल फोर्स के रूप में हमारे बीच में चल रहा है। तो जब वो हिस्टोरिकल फोर्स लेकर चल रहा है तो उससे हमारी हिस्ट्री के डायनामिक्स तय हुए, उससे दशा दिशा निर्धारित हुई है, प्राचीन काल से ही। बिल्कुल, आपने प्राचीन काल की बात करी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात आती है डॉक्टर साहब जहन में, कि हम बात करते हैं कि राम को हम सनातन से जोड़ते हैं जी, हिंदुज्म से जोड़ते हैं एज रिलीजन, और सबसे ज्यादा जो राम पे टेक्स्ट लिखा गया है, जो मेरी समझ में है, वो हम कहते हैं कि जो मिडाइवल पीरियड था आपका, मध्यकालीन इतिहास, तो उसमें लिखा गया है। तो आप इस बात से सहमत हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। नॉर्मली ट्रेडिशनल जो स्कॉलर्स थे, चाहे वो मार्क्सिस्ट थे, चाहे वो कैम्ब्रिज हिस्टोरियंस थे, या अंग्रेज जो लोग आए यहाँ पे जिन्होंने लिखा, उन्होंने सब ने मध्यकाल को, मिडिवल इंडिया को इस रूप में देखा कि वो मुस्लिम पीरियड था। जी, जबकि ऐसा नहीं था। साइंटिफिकली ऐसा नहीं था। अच्छा जी। लेकिन उन्होंने ऐसा जानबूझ के दिखाया, अच्छा, ताकि वो अपने कॉलोनियल रूल को वो जस्टिफाई कर सके। एक बात ये। दूसरी बात ये, आप सोचिए जिस राम के टेक्स्ट की इतनी रिच ट्रेडिशन था, वो खत्म तो नहीं हुआ। बिल्कुल। अगर होता तो हमारे वो ट्राइबल लाइफ में कब तक कैसे आ गया? ट्राइबल लाइफ में भी रहा, तब से एंशिएंट से लेके आज तक वो हमारे लोक जीवन में, ट्राइबल लाइफ में, भीलों में देखिए, मीणाओं में देखिए, सब में राम का जिक्र है। आपने इतने ट्राइब्स की बात करी, इस्लामिक स्कॉलर्स क्या सोचते हैं राम के बारे में? अब इस्लामिक स्कॉलर्स से आने से पहले उस बात को मैं पूरा कर लेता हूँ। देखिए, जो रामायण लिखी गई उसका तो खैर वो मैंने आपको बताया कि हिस्टोरिकली कब का है, अभी उस बात को कहना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उस पर अभी काम चल रहा है। लेकिन रामायण सबसे पहले आई महर्षि वाल्मीकि की, और महर्षि वाल्मीकि ने जो लिखा, वाल्मीकि जी का प्रभाव आगे तक के लिटरेचर पर रहा। जब यहाँ पर हम देखते हैं कि साउथ में, यानी कि तमिल में, कम्मन ने रामायण लिखी, और बड़ी महत्वपूर्ण रामायण है वो, बड़ा एक स्टैंडर्डाइज उसका सिस्टम है। लेकिन जब हम पूरा 12वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच में देखते हैं तो उसमें ये दिखाई दे रहा है कि जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं, जो भारतीय भाषाएं हैं, उन भारतीय भाषाओं में राम के बारे में, रामायण के बारे में सबसे ज्यादा लिखा गया। मैं एग्जाम्पल देता हुआ चलूं आपको, कश्मीरी रामायण, राजस्थानी रामायण 16वीं शताब्दी में, ये तेलुगु रामायण, उड़िया रामायण, असमिया, नॉर्थ ईस्ट जिसको लोग कहते हैं कि हमसे अलग है कल्चर, असमिया रामायण, और ऐसी न जाने कितनी रामायण है। आपने सुना होगा कि करीब 300 से ज्यादा रामायण हमारे यहाँ लिखी गई हैं। इवन यहाँ तक है कि सेंट्रल एशिया से लेकर के साउथ ईस्ट एशिया तक रामायण लिखी गई। वहां जब हम सेंट्रल एशिया में बात करते हैं तो आपको ये हम सब जानते हैं इस बात को कि हमारे यहाँ गंगा को बड़ा पवित्र माना गया और हम माँ कह के बुलाते हैं। बिल्कुल।
वहां सेंट्रल एशिया में उन्होंने उसको गंगा कहना शुरू कर दिया, ऑक्सस रिवर को, क्योंकि वो मध्य एशिया की गंगा है। तो उस संस्कृति का, उस जिस सनातन संस्कृति की बात कर रहे हैं, उसका प्रसार वहां से लेकर के साउथ ईस्ट एशिया तक दिखाई दे रहा है। इसीलिए राम का प्रसार भी साथ में है। राम की कथाओं में घटनाक्रम का अंतर जरूर है। घटनाक्रम का वो असर इसलिए भी आया क्योंकि उसने नेटिव इम्पैक्ट को लिया है सब जगह। जैसे हम माना बंगाल की बात करें तो वहां पे जो रिचुअल कल्चर है, उनका रिचुअल्स हैं, वो पार्ट कृतवास के रामायण में दिखाई देता है। जब हम कम्बन को देखते हैं तो उनके यहाँ कल्चर वाइज जो तमिलियन कल्चर था उसका असर थोड़ा दिखाई देता है। जब हम असमीज को देखते हैं तो वहां पर थोड़ा सा जो रेस बेस्ड कल्चर है उसका असर दिखाई देता है। पर कहने का मतलब है कि हिंदुस्तान के हर प्रांत में और इवन हिंदुस्तान के बाहर भारत के बाहर एक्चुअली रामायण का, राम की कथा की कोई पॉलिटिकल सीमा नहीं है। पॉलिटिकल सीमा, ये सीमा तो हम आज देख रहे हैं, वो तो आज देख रहे हैं। हाँ। तो वो सीमा, संस्कृति की सीमा कभी इस रूप में नहीं होती है। संस्कृति तो अपना अपना अपार होती है। तो इस रूप में ये आया है। और आप ये देखिए कि हमारे यहाँ पे जिसको आप मुस्लिम पीरियड कह रहे हैं, मैं उसको मुस्लिम पीरियड नहीं कह रहा हूँ, 15-16 सेंचुरी में सब जगह रामायण का अकबर ने ट्रांसलेशन करवाए। वही मेरी बात आती है कि इस्लामिक स्कॉलर्स क्या कहते हैं। अब इस्लामिक, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि जब हम इंडियन इस्लाम की बात करते हैं, भारतीय इस्लाम की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो हमारे स्कॉलर्स हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल आपको देता हुआ चलूं कि जब 14th सेंचुरी में यहाँ पर अमीर खुसरो थे जी, अमीर खुसरो को भारत का तोतिया हिंद बोला जाता है। भारत का तोतिया, बड़ा उन्होंने न्यूज़पेपर नाम की एक बुक लिखी है, उसमें उन्होंने भारत की बड़ी तारीफ की है। भारत को वो हिंदुस्तान लिखते हैं। लेकिन जब वो अयोध्या जाते हैं तो वो राममय हो जाते हैं। अच्छा। और वो पूरे वहां के सरयू नदी में जो तीर्थयात्री हैं उनकी चर्चा करते हैं, राम से रिलेटेड जो रिचुअल्स हैं उनकी चर्चा करते हैं, अयोध्या की तारीफ करते हैं। और हम बड़े आश्चर्य की बात देखते हैं कि जिस तारीफ की बात हो रही है, सेम अयोध्या की तारीफ हमको अथर्ववेद में मिल रही है। अब ये आप देखिए, आर्कियोलॉजिकली अगर उसको अयोध्या को निकालते हैं तो वो साकेत कहलाता है जी। तो वो जो प्रशंसा है वो इस्लामिक स्कॉलर्स भी सेम वैसे ही कर रहा है। अति सुंदर। जब हम 19th सेंचुरी में आते हैं तो उर्दू के स्कॉलर्स वो रामायण लिखते हैं, उर्दू रामायण, उर्दू में भी रामायण। मतलब भारत कहीं भी अछूता नहीं रहा है राम के प्रभाव से। इकबाल, जिनको ये बोला जाता है कि वो पाकिस्तान के फाउंडर रहे, जिन पर इतने आरोप लगते हैं, उन्होंने भी राम की प्रशंसा में अपना काव्य लिखा और उनको इमाम हिंद बोला। वो कुछ और भी बोल सकते थे और उन्होंने राम को ही इमाम हिंद बताया। ये बात ये सिद्ध करती है कि भारत में चाहे अलग धर्मों के लोग भी आए, जो लोग बाहर से भी आए, पर राम से अछूते कोई, राम से अछूता कोई नहीं रहे। इवन आप देखेंगे कि जो बाहर से लोग आए, फॉरेन ट्रैवलर्स जो आए, चाहे वो यूरोपियंस आए, चाहे वो अरेबिक आए, चाहे वो विजयनगर एम्पायर में आए, चाहे वो नॉर्दर्न इंडिया में आए, उन्होंने रामनवमी का उल्लेख किया। उन्होंने उससे रिलेटेड जो रिचुअल्स हैं उनका उल्लेख किया। ये सब बातें सिद्ध करती हैं कि राममय होने का जो पक्ष है वो अपने आप में महत्वपूर्ण था। भारतीय संस्कृति का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बना। बिल्कुल राम। उसके बिना हम अपनी संस्कृति को हम इमेजिन ही नहीं कर सकते, सोच ही नहीं सकते राम के बिना। अभी आप जब बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, आपने अयोध्या का बार बार जिक्र किया। जी। अयोध्या जैसे आज हम बात करते हैं, अयोध्या का जो आज सांस्कृतिक महत्व है, तो क्या पहले भी अयोध्या का वही सांस्कृतिक महत्व? अब हम आज की और पुरानी बात दोनों मिला के करें तो अयोध्या के कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है? ओके जी, बिल्कुल ठीक। देखिए, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र किया था कि अथर्ववेद में हमारे यहाँ 4 वेद माने गए हैं। जी बिल्कुल। और 4 वेदों में से ये जो अथर्ववेद है इसको लौकिक वेद माना गया। क्योंकि बाकी को त्रयी में सम्मिलित किया गया और इसको लौकिक, क्योंकि वो लोक जीवन की बात ज्यादा करता था जी।
अब उन्होंने, फॉरेनर्स ने तो उसको किस तरह से इंटरप्रेट किया कि ये तो जादू टोने का वेद है। जादू टोने का नहीं, पब्लिक की यूटिलिटी का उसमें उल्लेख था। उस ग्रंथ में सबसे पहले चर्चा आती है अयोध्या की, अयोध्या की प्रशंसा की। उस ग्रंथ में, उस ग्रंथ के बेसिस पर एक श्री राम पर बेस्ड एक उपनिषद देखा गया। हम समझते हैं कि राम की चर्चा उपनिषदों में नहीं है। हाँ, ऐसा माना जाता है कि उपनिषदों में नहीं है। तो वो जो अथर्व, क्योंकि हमारे यहाँ एक्चुअली क्या है कि जिसको हम वैदिक लिटरेचर बोलते हैं, वैदिक वाङ्मय बोलते हैं, वो वाङ्मय बेसिकली 4 भागों में है। जैसे ऋग्वेद है माना, तो ऋग्वेद से जुड़े हुए ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं, अरण्यक ग्रंथ भी हैं और उपनिषद भी हैं। इसी तरह से अथर्ववेद के साथ भी है। तो उसमें ये राम वाले उपनिषद की चर्चा आती है जी। अब सवाल ये हुआ कि जब, क्योंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, तो इसको प्रूव कैसे करें, इसको टेक्निकली कैसे प्रूव करें। तो 1977 में बीबी लाल साहब ने इस पे खुदाइयाँ शुरू करवाई जी। अयोध्या है, उसके आसपास के जो इलाके हैं उनका खुदाइयाँ शुरू हुई जी। कि क्या कोई राम का अस्तित्व मिलता है। तो सवाल यह है कि उस समय तक जो टेक्निक्स थी, अब जैसे जीपीएस सिस्टम तब नहीं था, आज जीपीएस सिस्टम है बिल्कुल। तो अयोध्या को लेकर के जब हम पूरा हिस्टोरिकली ट्रेस करते हैं तो आप ये चीज देखेंगे कि वहां पर ऋषभ देव, जो कि हमारे जैनिज्म के आदि देव हैं, फाउंडर हैं जी, उनसे लेकर के अन्य तीर्थंकरों का भी वहां से सीधा उल्लेख मिलता है। और एक आश्चर्य की बात है कि इक्ष्वाकु राजवंश से संबंधित भगवान राम का भी है और ऋषभ देव का भी है। दूसरी बात ये आती है, जब हम बुद्धिज्म की बात करते हैं, बौद्ध धर्म की बात करते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि जो आज का परिसर है उससे बाहर बौद्ध धर्म के भी प्रमाण हमारे पास है जी। जब हम 16वीं शताब्दी में सिखिज्म डेवलप हुआ, मैं एक्चुअली सिखिज्म शब्द नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि ये टेक्निकली करेक्ट नहीं है, टेक्निकली करेक्ट, उसके लिए बोलते हैं सिखी शब्द है सिखी। तो उस सिखी के अंतर्गत भी आपको, अगर आपने रिकॉर्ड देखे होंगे उसमें कि 19वीं शताब्दी के मध्य में एक घटना आती है जिसमें निहंग वहां पे जाते हैं और उस मस्जिद पे जाके राम राम लिखते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये सब भारतीयों को पता है, ये सब वेल नोन फैक्ट है, वेल नोन फैक्ट है। तो वहां पे निहंगों के जाने का औचित्य क्या है। तो क्योंकि 16वीं शताब्दी से लेकर के बाद के पीरियड में वो सिखिज्म के लिए भी एक कल्चरल सेंटर था। अच्छा। तो भारत में हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये करते हैं कि जिसको हम हिंदू शब्द कह रहे हैं, जिसको आप सनातन के रूप में हम आज देखते हैं जी, उसकी जो जड़ें हैं और वो किस तरह से फ्लोरिश किया, किस तरह से फला फूला, उस दृष्टि से अयोध्या बड़ा महत्वपूर्ण है। और जब हम हिस्टोरिकली और देखने की कोशिश करते हैं तो एक गुप्त रूलर हुए विक्रमादित्य, हाँ जी, उनके द्वारा वहाँ टेम्पल्स बनाने का उल्लेख आता है, उनके द्वारा वहाँ समृद्ध किए जाने का उल्लेख आता है। जब वहाँ की इकोनॉमिक हिस्ट्री को देखते हैं तो वहां पर आता है कि ये एक ट्रेड का सेंटर बन गया। इस तरह से अयोध्या अपने आप में कल्चरल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, क्योंकि इक्ष्वाकु जो हम अभी बात कर रहे थे, इक्ष्वाकु का जो बेसिक उल्लेख है वो ऋग्वेद में है, वो ऋग्वेद में। और ऋग्वेद की ऐतिहासिकता कब की है, वो कब लिखा गया, अभी तक इस पर हम एक मत नहीं हुए हैं। अभी तक ये बात आती है कि भाई 4000 साल पहले ऑलमोस्ट उसको कंपाइल किया गया, लिखा गया जी, लेकिन उसका जो श्रुति परंपरा है वो कितने हजार साल पीछे चली गई, इस पर अभी हम एक मत अभी नहीं है, अभी नहीं है। मैं इसलिए बार बार अभी नहीं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं साइंस का दृष्टिकोण ले रहा हूँ। साइंस में हम बोलते हैं कि आज ये सच है, कल सच बदल सकता है, क्योंकि साइंटिफिक टूल्स से आप नहीं बात रखेंगे। तो अब इतिहास में भी, इतिहास की सबसे खास बात अब ये हो रही है कि इसमें टूल्स बदल रहे हैं। तो अब आप देख रहे होंगे टूल्स आ रहे हैं, इससे प्रमाण हमें मिलते जा रहे हैं, बेहतर प्रमाण मिलेंगे तो हम बेहतर इंटरप्रिटेशन कर पाएंगे उसकी, और उसके लिए हमको अपना दिमाग भी खुला रखना पड़ेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अब इसलिए अयोध्या अपने आप में हर तरह से इम्पोर्टेंट हुआ, और उसी चीज को लगता है कि हम इस जो ये दौर आया, इस दौर में अयोध्या को उसी पुराने वैभव के साथ स्थापित करने की बात चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए कुछ लोग उसको अयोध्या आंदोलन ही कह देते हैं। हाँ
जबकि अयोध्या की सिग्निफिकेंस जैसा आपने बताया हमेशा रही है, चाहे हिस्टोरिकल हो, कल्चरल हो, इकोनॉमिक हो और इवन पॉलिटिकल हो। तो साथियों, हमने ये देखा कि राम हम सबके हैं। हम बोलते तो हैं कि राम हम सबके हैं, लेकिन आज डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर विकास नौटियाल ने ये हमें प्रमाणित कर दिया है कि राम हम सबके हैं। चाहे कोई धर्म हो, कोई जाति हो, कोई संस्कार हो, राम हम सबके हैं। तो जुड़े रहें हमसे और बात करें राम की, सीखें राम से, पहचाने राम को। नमस्कार। और बात करें राम की, सीखें राम से, पहचाने राम को। नमस्कार।